सैनी जी के साथ। धन्यवाद ललित। और आज का मुद्दा पर हम चर्चा करें उससे पहले आज डाल लेते हैं उस मुद्दे पर कि आखिर उस मुद्दे में, उस खबर में है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं वो खबर जिसके आधार पर हम बात करने वाले हैं। मोदी जी हमारे ठेके पे और जो कांग्रेस की गंदगी ले जा रहे हैं। क्या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे नेता पार्टी की गंदगी थे? क्या उनकी कांग्रेस में यही हैसियत थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपने पूर्व सहयोगियों को लेकर यही भाव जाहिर किया है। कांग्रेस नेताओं के लगातार बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल का जवाब देते हुए सज्जन सिंह वर्मा सज्जनता की लाइन लांघते दिखे। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने कसम खाई थी कि गंगा को मैं साफ करके रहूंगा। 10 साल हो गए, गंगा तो साफ नहीं कर पाए। हमने उनको ठेका दे दिया है कि जो गंदगी कांग्रेस में है उनको ले जाएं। अभी वो कांग्रेस की गंदगी ले जा रहे हैं। ये आने जाने का सिलसिला ये तो राजनीतिक में चलता रहता है, पर जिनके नेतृत्व में आना जाना चल रहा है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कसम खाई थी कि गंगा को मैं साफ़ करके रहूँगा। 10 साल तो हो गए, गंगा तो साफ़ नहीं कर पाए। हमने उनको ठेका दे दिया कि जो गंदगी कांग्रेस में उसको ले जा भैया तू। तो वो अभी मोदी जी हमारे ठेके पे और जो कांग्रेस की गंदगी ले जा रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा के बयान को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। अब देखिए, ऐसा है कि सफाई किसकी हो रही है ये आप सब देख रहे हैं। जिन नेता का नाम लिया वो खुद भी आ रहे थे, जय श्री राम बोलने लगे तो वो भी सोच रहे थे कि मैं इधर आ जाऊं और चुनाव लड़ लूं। और हमने ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लायक नहीं है उनके लिए दरवाजे बंद हैं, बाकी सबके लिए दरवाजे खुले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी है। जनवरी से अब तक 5000 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता हाथ छुड़ाकर कांग्रेस से जा चुके हैं। सज्जन सिंह वर्मा का बयान साथियों के जाने की टीस और टूटते कुनबे का दर्द भी है। कांग्रेस में लगी झटकों की झड़ी अगर 24 की रण से पहले नहीं रुकी तो लोकसभा का संग्राम कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस की गंदगी साफ। लेकिन कांग्रेस की गंदगी साफ, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे उससे पहले डाल लेते हैं उन 3 सवालों पर नजर जो आज हमारे मुद्दे के बीच में रहने वाले हैं, जिसके इर्द गिर्द हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले वो 3 सवाल। क्या सज्जन का बयान अपनों पर कीचड़ उछालने की कोशिश है? दूसरा सवाल है, क्या पीएम का नाम लेकर सज्जन अपनी टीस छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या इस तरह के बयान कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को उजागर करते हैं? तो आज सज्जन वर्मा के नाम को लेकर तमाम तरह की चर्चा है, लेकिन चर्चा हो रही है गंगा को लेकर। गंगा का नाम जब भी आया है तो फिर राजनीति की दिशा बदली है। गंगा में कहा भी जाता गंगा तेरा पानी अमृत, लेकिन गंगा से अब गंदगी जुड़ जाए। और वो मुद्दा जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहा करते थे कि गंगा को साफ करना, अभी भी प्रोजेक्ट चल रहा है और काफी कुछ काम उस पर हुआ भी है, लेकिन उसको जोड़ दिया सज्जन वर्मा ने, जो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। हाल ही में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए लोगों को लेकर ये कहा कि हमारी गंदगी थी। तो क्या आपके साथ वो लोग थे तो उस समय साफ थे? यहाँ आकर वो गंदगी दिखने लगी। समझने की जरूरत पड़ेगी इस बयान के मायने। क्या इसमें दर्द भी है सज्जन वर्मा का, और भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को ले रही है उसकी टीस भी है? तो समझते आज हमारा यही मुद्दा है, गंदगी साफ। तो मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है इस वक्त डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, पूर्व अध्यक्ष है नागरिक आपूर्ति निगम के, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही अवनीश बुंदेला जी जुड़ रहे हैं। अवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद जी के पास ही मैं चलना चाहूँगा और समझना चाहूँगा। शरद जी, बार बार ये बात होती रही कि कांग्रेस से जो लोग जा रहे हैं, जाहिर है कि कांग्रेस तो सवाल उठाएगी, लेकिन अब की इसकी तुलना गंगा से करना या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार का वो प्रोजेक्ट
जिसमें गंगा सफाई अभियान चलाया गया, कितना उचित है? इसमें दर्द है सज्जन वर्मा का या टीस है भारतीय जनता पार्टी के प्रति? देखिए, मुझे लगता है कि इस सवाल को इन दोनों से परे देखने की जरूरत है। मुझे लग रहा है ये अब बीजेपी में एक बड़ी डिबेट में तब्दील हो रहा है। इस समय मैं छिंदवाड़ा में हूँ जी, और कुछ देर पहले कैलाश विजयवर्गीय जी से मेरी बात हुई और उनके टकसाली सिक्के, कलदार सिक्के वाली बात पर हमने उनका ध्यान खींचा। तो उन्होंने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को। इस समय नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव है, बीजेपी का जबरदस्त प्रभाव है, तो कांग्रेस से नेता आकर बीजेपी से जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी में बेचैनी जरूर है इसको लेकर। हमने यहाँ भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात की और उन कार्यकर्ताओं से बात की जो यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित थे और जो डीएनए से यानी मूल चरित्र से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उन कार्यकर्ताओं का भी खीज मैं कहूँगा कि कहीं इस बात पे तो फूटी। उन्होंने कहा स्वागत है जो आ रहे हैं बीजेपी में, लेकिन ये तो सही है कि वो इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें जरूरत है बीजेपी की। हमारी तरह वो बीजेपी के मूल स्वरूप के, मूल कलेवर के लोग नहीं है, लेकिन स्वागत है, पार्टी का निर्णय है। और जाहिर तौर पर अगर वो बीजेपी के होकर, बीजेपी की रंग में निखर कर, बीजेपी जैसे ही होकर मूल रूप से आगे बढ़ेंगे तो उनका बहुत स्वागत है जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि चुनाव के बाद ये एक बड़ी डिबेट में बीजेपी में बदलेगा और निश्चित तौर पर इसको लेकर बीजेपी में एक आंतरिक बेचैनी कार्यकर्ताओं में जरूर है। मनोज, शरद जी आपने बड़ी बात कही, मैं दोनों मेहमानों की तरफ चलूंगा, लेकिन ये बात समझना चाहूंगा क्योंकि आप आज फील्ड में भी है, लोगों से बात भी कर रहे होंगे। आपने कहा कि कार्यकर्ताओं के भीतर एक बेचैनी है और आने वाले दिनों में ये एक अलग तरह से दिखाई भी देगा। तो ये जो लोकसभा का चुनाव भी सामने है, जाहिर है इन सब चीज़ों पर विचार कार्यकर्ता भी कर रहा होगा। वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस में जा रहा है वो भी विचार कर रहा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी में वो भी विचार कर रहा होगा, और अलग अलग बयानों के जरिए गंदगी साफ या इस तरह की बातें जो आती है, तो इशारा क्या है? क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कुछ चीजें सामने आएंगी जैसा आप कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बड़ा खुलासा ये बंसल न्यूज पर ही कैलाश जी ने किया है। नाम नहीं लिया उन्होंने नकुल नाथ जी का या कमलनाथ जी का, लेकिन जब बंसल न्यूज ने उनसे पूछा कि आपने आज कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बात कही कि छिंदवाड़ा से कुछ बड़े नेता आना चाह रहे थे बीजेपी में, लेकिन उनको पार्टी ने रोक दिया और हम उन लोगों को लेना चाहते हैं जिनकी पृष्ठभूमि भले ही हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज वाली ना हो, लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं, मन से स्वागत करते हैं, वो भले ही गरीब क्यों ना हो जी। फिर उन्होंने ये भी कहा, नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि कार्य समिति चल रही थी बीजेपी की राष्ट्रीय, बहुत सारी बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए इसलिए नहीं कहूंगा, लेकिन ये सही है कि मैसेज था कि कुछ बड़े लोग आना चाहते हैं। मैं फिर कोट कर रहा हूं, कुछ बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में उसी समय आना चाह रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं के विरोध, कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते उनका आना टल गया। तो ये बताता है कि अब देखिए बीजेपी में ये प्रक्रिया शुरू हो गई। शायद केंद्रीय नेतृत्व लेना चाहता था, लेकिन मध्य प्रदेश से जो पुरजोर विरोध गया, उस विरोध के चलते शायद ये घटनाक्रम टला होगा। बाद में शायद और रहस्य पर खुलकर इससे पर्दा हटे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शरद जी, और बहुत बड़ा अपने आप में खुलासा है कि जिस बात को लेकर सवाल उठाए जाते रहे, आज खुद कैलाश विजयवर्गीय जी ने कह भी दिया, और जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वो भी उसका हिस्सा बन गया। अवनीश बुंदेला जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जिस तरह हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार आपके लोगों के जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब आपके साथ थे तब क्या वो गंदगी नहीं थी? अब वो वहाँ जाने से गंदगी हो गए। जिन लोगों के साथ आपने बरसों बिताए हों, जिनके साथ बरसों बैठे रहे हों, आप खुद सुरेश पचौरी जैसे लीडर वहाँ चले गए, तो इस पे तो विचार होना चाहिए। लेकिन यह जिस तरह की बात सज्जन वर्मा जी, हालांकि उनका अपना विचार होगा और उसके पीछे हो सकता है कि उनका दर्द भी छिपा होगा, आप कैसा देखते हैं? देखिए मनोज जी, मैं दो उदाहरण दूंगा जी। पहला उदाहरण दूंगा, कल एक प्रवक्ता महोदय जो शामिल हुए हैं हमारे पार्टी के, और हमने बहुत पहले उनको पार्टी की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था, विमुक्त कर दिया था,
और जब 27% आरक्षण की बात आई ओबीसी के लिए, तो वही व्यक्ति थे जो वकील भी पेशे से, उन्होंने वकील के तौर पर उसमें रिट लगाई थी उस पर रोक के लिए। हम बार बार कहते रहे साहब ये हमारा व्यक्ति नहीं है, हम इनको पदमुक्त कर चुके हैं, ये कांग्रेसी नहीं है। लेकिन उस समय भाजपाई हम पर आरोप लगाते थे कि साहब ये तो भाजपा के ही व्यक्ति ने, उनने ही वकील खड़े कर दिए हैं, सैयद जाफर साहब। आज वो भाजपा में जाके शामिल हो गए। तो मुझे बताया कि वो बात सही थी या ये आज की बात सही है। तो इसीलिए ये गंदगी है। सज्जन सिंह वर्मा ने ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। सैयद जाफर जैसे लोग इस प्रदेश की भाजपा की सिर्फ सरकार की ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस की नहीं, मैं कह रहा हूं मनोज जी पूरे समाज की गंदगी है। जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ खड़े होते हैं। आपको इंटरप्ट कर रहा हूं मैं, आप सैयद जाफर साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको वो भी सुना देता हूं। एक मिनट आप सुन लीजिएगा। मैं बीच में कैलाश विजयवर्गीय जी को भी सुनाना चाहता हूं। आज हमारे न्यूज हेड से द्विवेदी जी की उनसे बात हुई है, उन्होंने क्या कहा कि कमलनाथ और नकुलनाथ क्यों नहीं आए, जरा इसको भी देख लीजिए। देखिए, मेरे को जो जानकारी मिली उस समय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही थी, तो वहां पर वरिष्ठ नेताओं से बात की। कुछ बातें ऐसी थी जो मीडिया तक में नहीं बोलना चाहिए मुझे, पर हाँ उनके पास संदेश था कि कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, पर हम प्रदेश के कुछ लोगों ने विरोध किया और उनको रोका गया। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए, तो आप सुना अवनीश जी, आपने दोनों बातें हैं। देखिए आप अपनी बात, फिर एक बात आप अपनी मनोज जी, फिर एक आप अपनी बात जी मनोज जी, हमारे जिला प्रवक्ताओं को बीडी शर्मा शामिल कराते हैं। एक शुक्ला करके बड़ा जूनियर प्रवक्ता था, संभागीय प्रवक्ता था, उसको बीडी शर्मा शामिल कराते हैं। कमलनाथ जी जैसा राजनेता जो लगातार 45 साल से सांसद, केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पता नहीं किन किन पदों पर रहा, उनको शामिल होने में, अरे साहब बीजेपी हमें, मैं कह रहा हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी पलक पौड़े पे छाती। ये मनगढ़ंत इनके बयान है। इनने उस समय भी कहते कैलाश जी ने, और कैलाश जी के बयानों के देखिए कोई सिर पैर नहीं होते, पहली बात। अब मैं इससे आगे बढ़ना चाहूंगा, ये बात क्लियर हो गई। बाकी मनोज जी, सबसे दुखद बात है गंदगी तो इस समय यह है कि हमारी गंदगी तो जापान तक चर्चा हो रही है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने आज कहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कि ये इस तरह के वाक्य, इस तरह की घटना, इस तरह के हादसे पूरे राजनेताओं के लिए शर्म की बात है। और ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। खुद उनकी सरकार ने ये कानून बनाया, खुद उनकी नाक के नीचे 8200 करोड़ का बार बार मुद्दा नहीं बार मैं आगे की बात बता रहा हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही घातक। हम तो कह रहे हैं ना, आप उसके कोड जो होते सीक्रेट कोड आप उसके जारी कर दो, हम तो तैयार है अपने क्योंकि आपको 8200 करोड़ चंदा मिला है, हमको 1368 करोड़ रुपए चंदा मिला। देखिए, जारी करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये एक उस तरह का खेल है। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे या इस तरह के आरोप, ये गंदगी कहे जा सकते हैं। जो लोग आपके पास से जा रहे हैं उनको गंदा कहना कितना, उस पर जवाब। देखिए, हम तो साफ कहते हैं, जिन लोगों को पार्टी ने जो कभी चुनाव ना जीते हों और अगर हमने उनको राज्यसभा भेजा और उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, कई महत्वपूर्ण पदों पर रखा, उसके बाद अगर वो आज छोड़ के, पहले तो बहुत कारण बताएं क्यों छोड़ के, क्या चाहते थे। आज जब पार्टी बड़ी बुरी हालत स्वीकार करते हैं, हमारी पार्टी की हालत अच्छी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं आज सुरेश पचौरी जी को देने के लिए, अगर वो आज पार्टी छोड़ के जाते हैं तो हम क्या कहें। देखिए, मैं चूंकि सम्मान करता हूं सुरेश पचौरी जी से, मैं भी जुड़ा रहा, लेकिन मैं नहीं कह सकता। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो कहा है, निश्चित तौर पर उन जैसे लोग, चाहे ज्योतिराज सिंधिया हो, चाहे सुरेश पचौरी हो, चाहे संजय शुक्ला, जिनको आप ही की सरकार ने 140 ठीक है सर, मैं लौटता हूं, नोटिस दिया, आप खुद शामिल करा, तो बता भैया वो बात मैं डॉक्टर साहब से उनका एक वो ले लूं प्रतिक्रिया। डॉक्टर साहब, पूरी खबर को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ बातें नई भी इसमें एड ऑन हो गई जब शरद जी ने कैलाश जी से बात की, लेकिन ये जिस तरह का घटना, मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने किस उसमें कहा होगा सज्जन वर्मा जी ने, हो सकता है कि उनका कहना ठीक रहा हो अपनी नजरों में, लेकिन गंगा से तुलना जो आने वाले लोग हैं। देखिए, मैं बहुत अच्छे से, और आप सभी लोग सज्जन वर्मा जी के बयानों को जानते हैं कि कितने दुर्जन बयान उनके हुआ करते हैं, और बहुत बार ऐसा वक्त आया है जब कांग्रेस ने कह दिया कि हम उनके बयान से किनारा करते हैं। ये आप और हम कितनी बार डिबेट कर चुके हैं। तो इसीलिए साहब उनके बयानों को चर्चा में नहीं लाना चाहिए। विषय आपका महत्वपूर्ण है, और विषय का मूल क्या है? विषय का मूल यही है कि डूबती हुई कांग्रेस, बिखरती हुई, टुकड़ा टुकड़ा होती हुई कांग्रेस है, और ऐसी परिस्थिति में भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है वो आत्मचिंतन, आत्ममंथन, या जहाँ पर उनकी हालत बुरी है उसको सपोर्ट करने के लिए तैयारी नहीं है। तो ऐसी अवस्था में जिन्होंने अपना सारा जीवन दिया है,
वो लोग आप बताइए ना कब तक रहें, कैसे रहें, ना उनसे कोई बात कर रहा है ना कोई कुछ कर रहा है। और इस सब के बावजूद भी आप ऐसे नेतृत्व को थोपते जा रहे हो कांग्रेस के ऊपर ना जिसकी ज़मीन है ना आसमान है, तो स्वाभाविक है कि इन परिस्थितियों में लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए, शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जो कि थोड़ा बेहतर हो। आपके ही साथी रहे हैं आप, सुरेश पचौरी जी के पैरों की धूल नहीं है ये लोग। भाई उस आदमी का पूरा जीवन उसने भारत की राजनीतिक लोकतंत्र को दिया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी मर्यादा रखना चाहिए। और कोई वो बहुत चीप व्यक्ति नहीं है या उनके, और संजय शुक्ला जी के पिताजी तो हमारे ही साथ रहे थे। आप सोचिए, परिवार से बिलक जाकर उन्होंने कांग्रेस को समय दिया। और फिर मैं बोलूँगा सिंधिया जी ने 18 साल सन्निष्ठ कांग्रेसमैन के रूप में दिए हैं। और चुनाव भी 18 का जो लड़ा, आपने देखा है कि उनकी स्टार लीडरशिप में किस प्रकार लड़ा गया। तो मुझे लगता है कांग्रेस के बचे हुए नेता अपनी व्याख्या अपने वक्तव्यों से ज़्यादा कर रहे हैं। और जो कांग्रेस के जो वाकई में सीरियस लीडर्स हैं वो अब कांग्रेस में अंधकार देखते हैं और धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। और एक बात और बस मैं छोटी सी कहना चाहूँगा, शरद जी जुड़े हुए हैं, आप लोगों को साहब वो वक्त याद होगा जब सरकार गिर के जब 28 विधायक आए थे और हमने बनाई थी शरद जी, तब भी ये विषय उठा था कि ये सब लोग भाजपा में कैसे अमलगमेट होंगे। और शरद जी वक्त इसका जवाब देता है। तो ये बात सही है कि बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। ये बात भी सही है कि कार्यकर्ताओं के मन में कुछ प्रश्न होंगे। और ये बात भी सच है कि जिस प्रकार से हमने सिंधिया जी और उनके साथियों के साथ में सरकार बनाई और फिर उसके बाद पुनः चुनाव में गए और आज सब वो भाजपा के नेता हैं और कंफर्टेबल हैं, ये तो आप मानेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आपके सवालों का ज़रूर जवाब देगा। और हमारी पार्टी तो साहब परिवार का नहीं, भारतीय जनता पार्टी जनता का कारवा है। हमारे यहाँ ऐसे ही लोग जुटते जाते हैं और पार्टी बनती है। चलिए, लोग आते गए, कारवा बढ़ता गया, लेकिन ये कारवा कुछ ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है शरद जी। और ये कारवा ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में चिंता दोनों ही तरफ होगी। क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस में, जिसको लेकर हम हालांकि इस मुद्दे पर कई बार, क्योंकि रोज ही खबरें आ जाती कि आज फलाना व्यक्ति ज्वाइन कर लिया, फिर उसको दुपट्टा पहना दिया गया, लेकिन इस बीच में वरिष्ठ नेता सज्जन वर्मा जैसे ऐसे सीनियर लीडर जिन्होंने लंबा वक्त कांग्रेस में दे रहे हैं, वो नहीं गए, बाकी लोग चले गए। पर क्या आपको लगता है, क्या इसमें एक संवाद स्थापित होना चाहिए, या इस तरह के बयान, भाषाई मर्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत समझदार है सज्जन वर्मा, उनको भाषा का समझ है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि इसमें एक संवाद का रास्ता निकालना चाहिए, या इस तरह की बातों को करके और एक नए मुद्दे को जन्म दे देना चाहिए? देखिए, हमारी टेलीविजन की दुनिया में, कैमरे की दुनिया में एक शब्द होता है कि अपर्चर थोड़ा बढ़ा दीजिए। जी जी, जिससे तस्वीर साफ दिखे, चमकदार दिखे, बेहतर दिखे। कांग्रेस के लिए जरूरत इसी बात की है कि अभी कुछ देर पहले मुझे मैसेज यही मिला स्टूडियो से कि थोड़ा हाफ प्लेट अपर्चर बढ़ा दीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बढ़ जाएगा। अपर्चर बढ़ने से जैसे तस्वीर साफ होती है, ठीक उसी तरह इस समय कांग्रेस को अपना अपर्चर बढ़ाने की जरूरत है, जिससे साफ सुथरी दिखे वो खुद को भी और कार्यकर्ता भी उसे देखे तो बहुत चमकदार साफ सुथरी दिखे। प्रश्न ये है, मैं भी इस सब थोड़ा इस अजीब लगा मुझे। अवनीश जी बहुत विद्वान और बहुत समझदार पार्टी कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन वो गंदगी शब्द सज्जन जी अपने विचारों के लिए वो थोड़ा सा उग्र होकर बोल जाते हैं कई बार, लेकिन बाकी सच बात है कि आप कुछ प्रतिशत हो सकता है उनके लिए भी गंदगी शब्द उचित नहीं है। वो मोह से संचालित हो सकते हैं, लोभ से संचालित हो सकते हैं, लेकिन आप उन बड़े नेताओं को, सुरेश पचौरी जी को बीजेपी में कोई कारू का खजाना नहीं मिल जाएगा, या उनको उम्र के इस पड़ाव में वो ऐसा नहीं है कि उनके लिए बीजेपी पलक पावड़े बिछाकर खड़ी है। ऐसे लोग मायूसी में जा रहे हैं, नाउम्मीदी में जा रहे हैं, अपमान की वजह से जा रहे हैं। अगर ये सारी चीजें आप रैशनलाइज नहीं करते हैं और इनको गंदगी करके, जनरलाइज करके अपनी हताशा निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये उचित नहीं है मनोज। बिल्कुल। अवनीश जी जैसा कह रहे थे, थोड़ा सा अपर्चर बढ़ा दीजिए आप, तो ये कब बढ़ जाएगा? देखिए, मैं शरद जी की एक बात का सम्मान करता हूं, उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि वास्तव में कुछ लोग हैं हताशा निराशा में जा रहे हैं। इस बात को मैं इसलिए स्वीकार करता हूं क्योंकि जो पार्टी पिछले 19 साल से निरंतर सत्ता से बाहर हो,
हताशा का वातावरण शरद जी उसमें डेवलप हो जाता है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि मैं मानता हूं कि जितना मध्य प्रदेश में जैसे ही बताया कि 4 से 5 हज़ार कार्यकर्ता, हालांकि इतने नहीं है लेकिन हाँ बड़ी संख्या में छोड़ चुके स्वीकार करते हैं, इतना शरद जी कहीं देश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में तक नहीं है, ना दिल्ली में कहीं नहीं, ना पंजाब में कहीं, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश में निरंतर। इसका कारण सबसे बड़ा है कि मध्य प्रदेश की जो आओ हवा वो ऐसी है कि आपस में नेता भाजपा कांग्रेस जो आपस में सबके रिश्ते मधुर हैं। यहाँ कहीं बिहार जैसी तमिलनाडु जैसी दुश्मनी नहीं शरद जी कि मतलब करुणानिधि बने तो उन्हें जयललिता को बंद करा दे, जयललिता बने तो उन्हें करुणानिधि को बंद। ये कम से कम गंदगी शब्द तो नहीं होना चाहिए। लेकिन शरद जी मैंने वही गंदगी निवेदन किया शब्द था, उचित नहीं है। मैंने वही कहा था कि सुरेश पचौरी जी को मैं निजी तौर पर जानता हूं, मैं नहीं, लेकिन हाँ अगर वो कह रहे हैं अपने सज्जन सिंह नहीं, एक बात तो आप भी मान रहे हैं कि जाने का सिलसिला ज्यादा मध्य प्रदेश में है, तो ये चिंता या उसको मैं आपको बताऊं, देखिए हमने जनरली मैं वही कह रहा हूं कि हमने जैसे अभी सिंधिया जी की बात भी बोली डॉक्टर साहब ने, मैंने पचौरी जी की बात बोली, और भी कई तुलसी सिलावट वगैरह, यूथ कांग्रेस से निकल कर आप इतने श्रेष्ठ पदों पर पहुंचे हो, और आज हम कहते हैं ना हमारी पार्टी, आज हम कह रहे हैं हम परेशानी में है, ऐसे समय में आप हमसे हम क्या दे सकते हैं, आपको क्या दे सकते हैं आप बताएं। राहुल गांधी क्या दे सकते हैं जो सम्मान पूरा है, जो व्यक्ति पूरा देश नापने निकला है, जो व्यक्ति देखा, अगर वो चाहते, अगर समाज सुधार पार्टी को मजबूत करने का जज्बा उनमें नहीं होता, आराम की जिंदगी बसर कर सकते थे। अच्छी बात कही है, आराम की जिंदगी धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, अगर राहुल जी चाहते आराम की जिंदगी बसर कर, लेकिन फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं। सर अब ऐसे में अभी भी आराम की जिंदगी। अरे मैं एक बात बता रहा हूं कि भाई फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं। मैं प्रतिक्रिया ले लूं, समय नहीं मेरे पास, समय कि हमारी पार्टी परेशानी में है। मैं अवनीश भाई की बात को आगे बढ़ाता हूं। माना कि कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, बिखरती कांग्रेस है, असफलता है, पर असफलता का कारण ना आपका मतदाता है, ना असफलता का कारण आपके ये कार्यकर्ता हैं, आपकी लीडरशिप क्राइसिस है। मानिए इस बात को। ये बिल्कुल और नहीं मानता उसका मैं कारण बताता हूँ। देखिए मैं तथ्यात्मक रूप से बताता हूँ। सर लीडरशिप क्राइसिस होता तो हमारे नेताओं को आप क्यों ले जा रहे हैं अपने यहाँ? हमारे यहाँ तो लीडर्स हैं, आपके पास लीडर नहीं। सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए। 40% आज भी आपके इसके आसपास वोट बैंक इंटैक्ट है। ये बताता है कि जमीन के नेता ऐसे नहीं है कि उनका आधार नहीं है, और उनको इग्नोर मत करिए। मेरा तो बहुत विनम्र निवेदन है। पर हालांकि आप नहीं जानते साहब उनको, मैं होशंगाबाद का रहने वाला हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। हमारे सम्मान नेता थे। सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए सर, और कम से कम आप तो टिप्पणी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि पचौरी जी को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, विपक्ष के रूप में भी, परिवार के रूप में भी। खैर इस सब के बावजूद मेरा अनुरोध यही है, आप कार्यकर्ताओं को समेटेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। दुत्कारेंगे तो और लोग चले जाएंगे साहब, क्योंकि बंधुआ मजदूर तो लोकतंत्र में हुआ नहीं करता कोई। और शरद पवार चले गए, ममता जी चले, बहुत पुराना इतिहास है इस बात का। तो इससे बाहर आपको आना पड़ेगा, और जितना आप अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, सैकड़ों कार्यकर्ता अभी टेलीविजन देखते देखते और टूट जाएंगे। आपने बड़ी बात कह दी है कि ऐसा मत करिए, आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो अब सवाल ये है कि आखिर इस पर विराम कब लगाएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जोड़े, डॉक्टर वाजपेयी जी, अवनीश बुंदेला जी और हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। लेकिन एक कहावत और है, एक दोहा और है, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजे आपना मुझसे बुरा ना कोई। तब सवाल ये है कि क्या अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है। बात बयान की नहीं है, बात कांग्रेस और बीजेपी की है। लेकिन ये जो मुद्दा है क्या आगे भी चलता रहेगा, लेकिन बयानों से बचना चाहिए और संवाद का रास्ता निकालना चाहिए। आज इतना ही इस मुद्दे में, और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देखिए आगे, असंतोष का विस्फोट। नमस्कार।